नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 9 रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर इकाई क्रमांक 2 100 प्रबंधन कौशल, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं सत्र क्रमांक 1 100 प्रबंधन का परिचय। इसके अंदर हम लोगों ने देखा 100 प्रबंधन का परिचय क्या है, 100 जागरूकता किसे कहते हैं, 100 नियंत्रण किसे कहते हैं, आत्मविश्वास क्या है, समस्या को हल करना क्या है, 100 प्रेरणा क्या है, स्वच्छता और तैयारी क्या है, सकारात्मक सोच क्या है, दल के रूप में कार्य क्या है, समय प्रबंधन एवं लक्ष्य निर्धारण क्या है। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे सत्र क्रमांक 2 ताकत और कमजोरी का विश्लेषण, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस का भाग 1। बच्चों, इसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वयं को जानना या फिर नोइंग योरसेल्फ, ताकत के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ, कमजोरी के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ वीकनेस, और योग्यताओं और कमियों का विश्लेषण। तो बच्चों, देख लेते हैं ताकत और कमजोरी का विश्लेषण। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने खुद के बारे में जानना होगा कि हमारी क्या क्या कमजोरियां हैं एवं क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको किसी एक विषय में अच्छे अंक क्यों प्राप्त होते हैं और दूसरे विषय में उतने अच्छे अंक क्यों नहीं मिलते। आप क्या अच्छी तरह से करते हैं और क्या इतनी अच्छी तरह से नहीं करते हैं। इसकी जानकारी होने से आपको अपनी कमियों और योग्यताओं का असाधारण प्रदर्शन में बदलने में मदद मिलेगी। बच्चों, यदि हम कभी अपने बारे में सोचें कि हम किस काम में माहिर हैं, किस काम में माहिर नहीं हैं, कौन सा काम हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उस किस काम को हमें करने में कठिनाई महसूस होती है, यदि हम इन चीज़ों को जान लें तो हम बहुत सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं और असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। योग्यताओं और कमियों का विश्लेषण इस प्रक्रिया में आपकी सहायता करता है। बच्चों, यदि हम अपनी योग्यताएं और अपनी कमियों को पहचान लें तो हमें यह कई प्रकार से हमारी सहायता कर सकता है। योग्यताओं और कमियों का विश्लेषण सर्वप्रथम स्वयं को जानने के साथ ही प्रारंभ होता है। तो यदि हम अपनी योग्यताएं और कमियों का विश्लेषण करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानना होगा। मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किस प्रकार से काम करता हूँ। देख लेते हैं नोइंग योरसेल्फ या फिर स्वयं को जानना। यह समझना कि आप कौन हैं, आप क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, आपकी मान्यताएं क्या हैं, आपकी राय क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आप क्या अच्छी तरीके से करते हैं और क्या अच्छी तरह से नहीं करते हैं, क्या महत्वपूर्ण है। क्योंकि केवल तभी आप वास्तव में अपनी ताकत और कमजोरियों को माप सकते हैं। बच्चों, यदि हम अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को मापना चाहते हैं तो हमें इन कुछ बिंदुओं को लेकर चलना होगा, जिन बिंदुओं के माध्यम से हम अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों का पता लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं वह कौन कौन से बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को पता कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु आता है धारणा या फिर विश्वास। यह खुद को जानने के लिए सबसे पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु आता है पृष्ठभूमि।
तीसरा बिंदु आता है राय। चौथा बिंदु आता है पसंद या फिर नापसंद एवं पांचवा बिंदु आता है मूल्य। बच्चों, यदि हम खुद को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी धारणा क्या है, हमारा विश्वास क्या है, हमें इसके बारे में जानना होगा। हमारी किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही है, हमारा बैकग्राउंड क्या रहा है, हमें इसके बारे में भी जानना होगा। हमारी राय किस बारे में रहती है, हम अपनी राय किस प्रकार से रखते हैं, इसके बारे में भी हमें जानना होगा। हमारी पसंद एवं नापसंद के बारे में भी हमें पता होना चाहिए एवं हमारे मूल्य या हमारे नैतिक मूल्य किस प्रकार के हैं, हमें इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए एक एक करके इन सभी बिंदुओं को समझते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है धारणा या फिर बिलीफ। देख लेते हैं पावर ऑफ बिलीफ। विश्वास में आपके आंतरिक भावना और आपके बाहरी दुनिया को बदलने की शक्ति है। बच्चों, यदि हम विश्वास रखते हैं या हमारी धारणा ऐसी है कि हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करके किसी भी चीज़ को बदलने में माहिर हो सकते हैं या हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके दुनिया में कुछ भी बदलने को प्रयासरत हो सकते हैं, तो यह हमारा विश्वास ही होता है। दूसरा बिंदु आता है पृष्ठभूमि या फिर बैकग्राउंड। बच्चों, यहाँ हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हमारी पृष्ठभूमि कैसी रही है, इसके बारे में जानना है। किसी व्यक्ति का पिछला अनुभव या फिर शिक्षण किस प्रकार से रहा है, यह हमारा बैकग्राउंड या फिर पृष्ठभूमि कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई लीडर है और उनके बच्चे की जो पृष्ठभूमि या फिर बैकग्राउंड की बात करें तो वह पृष्ठभूमि होगी राजनीति या फिर लीडरशिप। इसके बाद अगला बिंदु आता है राय या फिर सजेशन। हमारी राय या हमारे सजेशन किस प्रकार के होते हैं, हम उनका जवाब कैसे देते हैं। एक व्यक्ति के दिमाग में एक विचार डालना, जो करना चाहते हैं उसके बारे में सलाह देना। बच्चों, यदि हमसे कोई व्यक्ति किसी बारे में सलाह मांग रहा है और हम उसके लिए कोई सॉल्यूशन या फिर कोई राय दे रहे हैं, तो यह सजेशन या फिर राय कहलाता है। अगला बिंदु आता है पसंद या फिर नापसंद। हम सभी पसंद और नापसंद के साथ ही पैदा होते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। यह अक्सर सुनने को मिल जाता है कि मेरे बेटे को हरी सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है, या मेरी बेटी को दूध पसंद नहीं है, या फिर यह पसंद नहीं है, वह पसंद नहीं है। कई लोग कहते हैं मेरे बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म पसंद नहीं है, यूनिफॉर्म का रंग पसंद नहीं है। ऐसी नापसंद ही अक्सर हमारे जीवन में तनाव का सबसे बड़े कारण बन जाती है। बच्चों, जब हम इधर उधर की चीज़ों में लग जाते हैं और बेकार की चीज़ों में हम उलझ जाते हैं कि कहीं मुझे यह चीज़ पसंद नहीं है, वह चीज़ पसंद नहीं है, तो यह हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण बन जाती हैं, क्योंकि यह हम बेवजह ही खुद के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। कहा जाता है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद या फिर नापसंद करते हैं, वह आपको सबसे अधिक याद रहता है। नकारात्मकता की यह भावना हमारे दिल और दिमाग में गहरे बैठती है। बच्चों, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं तो वह हमें हमेशा याद रहता है, क्योंकि तब हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और हमारे अंदर नकारात्मकता या फिर नेगेटिविटी बढ़ती ही जाती है, जो कि हमारे दिल और दिमाग पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती है। तो बच्चों, हम जब पॉजिटिव होते हैं तो वह चीज़ हमें ज़्यादा याद नहीं रहती है, जितनी ज़्यादा चीज़ हमें नकारात्मक या फिर नेगेटिव रहती है, और अक्सर इनको काबू में कर लेती है। कुछ लोग तो इसमें इस कदर उलझ जाते हैं कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन भी गायब हो जाता है। तो क्या नज़रिया बदलकर तनाव के इस कारक से मुक्ति पाई जा सकती है?
बच्चों, यदि हम किसी चीज़ को नापसंद करते हैं और हम देखते हैं कि उस नापसंद या फिर उस चीज़ के कारण हमारा दिल या दिमाग पर एक गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण हम रात को सो नहीं पाते हैं या हमें कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई हैं, तो इसके लिए फिर हमें अपने नज़रिए को चेंज करना होगा। या तो हम उस चीज़ को ही छोड़ दें या फिर हमें अपने नज़रिए को बदलना चाहिए। इसके बाद अगर हम बीते कुछ वर्षों में झांक कर देखें तो यह महसूस होगा कि हम दूसरों से सबसे अधिक दुखी तभी रहे हैं जब हम अपने आप से असंतुष्ट रहे हैं। यानी हमारे भीतर का असंतोष बाहर हर किसी के तनाव में हमें उलझा देता था। खुद के प्रति स्पष्ट नज़रिया या फिर दृष्टिकोण के अभाव में असंतोष, परेशानी और दुख का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। बच्चों, यदि हम अपने आप में असंतोष होते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं और एक तनाव में चले जाते हैं, जो कि हमारे असंतोष, हमारी परेशानी और हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है और यह लगातार इसी प्रकार से चलता रहता है। इसे रोकने के लिए हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि मैं खुद को मन के आईने में कैसे देखता हूँ। बच्चों, इसे ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर झांक कर खुद देखना चाहिए कि यहाँ मैं क्या वाकई में मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं जो कर रहा हूँ वह सही है? क्या मैं जो कर रहा हूँ वह गलत है? यदि हम खुद से यह प्रश्न करते हैं तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं और इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। खुद के बारे में मेरा दृष्टिकोण क्या है? मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आम तौर पर लोगों को वे कौन हैं और वे कैसे हैं, इस पर बड़ी परेशानी या फिर नाखुशी बनी रहती है। यानी अधिकांश लोग ना अपने आप से ही खुश रहते हैं और ना ही दूसरों से। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना खुद को ही पसंद करते हैं और ना दूसरों को पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के लोग हमेशा एक तनाव में बने रहते हैं और हमेशा दुखी बने रहते हैं, जिस कारण से वह अब शारीरिक और मानसिक परेशानियों या फिर बीमारियों से लड़ते रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। जाहिर है, जो खुद के बारे में सकारात्मक नहीं है वह भला दूसरों के बारे में सकारात्मक कैसे हो सकता है। किसी भी समस्या का समाधान दूसरों में कभी नहीं होता है, खुद को सकारात्मक बनाने में ही होता है। बच्चों, यदि हम किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद ही सकारात्मक होना चाहिए, तभी हम समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अगला बिंदु आता है मूल्य या फिर वैल्यू। मूल्य शब्द से तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। बच्चों, यहाँ हमारे मूल्य कैसे हैं, हम किस प्रकार से चीज़ों को देखते हैं, हम बात करें एक व्यक्ति के नैतिक मूल्य की, तो यहाँ व्यक्ति के नैतिक मूल्य कैसे हैं इसके बारे में बताया गया है। यदि हमारा लक्ष्य हमारे नैतिक मूल्यों पर डिपेंड करता है। मूल्यों का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व तथा कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देख लेते हैं ताकत और कमजोरी के विश्लेषण को। हर किसी के अंदर ताकत और कमजोरी होती है, वो है जानवर हो या फिर इंसान हो। एक उदाहरण दिया गया है, मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती है और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। बच्चों, जिस प्रकार से एक मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती है, उसी प्रकार शेर पानी में नहीं रह सकता है। तो मछली
पानी की रानी है और शेर जंगल का राजा है। तो लेकिन अहमियत दोनों की है। आइए समझ लेते हैं। यह समझना कि आप किसका मतलब अपनी सामान्य विशेषताओं से बाहर देख रहे हैं, जैसे कि आपका नाम, आपकी योग्यता या फिर पारस्परिक संबंध। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो स्व जागरूक होने का अर्थ वास्तव में अपनी आंतरिक शक्तियों, छिपी प्रतिभाओं, कौशल और यहाँ तक कि कमजोरियों को जानना है। बच्चों, यदि हम स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपनी आंतरिक शक्तियों के बारे में, अपनी प्रतिभाओं के बारे में और अपने कौशल के बारे में जानना चाहिए। आइए हम देखें कि हम ताकत और कमजोरियों को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, एक कहानी के माध्यम से देखते हैं। आपकी कमजोरी भी बन सकती है आपकी ताकत, कहानी का शीर्षक है। बच्चों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसे ध्यान से सुनना एवं पढ़ना। एक 10 साल का लड़का जूडो सीखना चाहता था। अपनी इस चाहत को पूरा करने वह एक जापानी जूडो मास्टर के पास गया और उनसे निवेदन किया कि वे उसे जूडो सिखाएं। जापानी जूडो मास्टर ने लड़के को ध्यान से देखा। उस लड़के का एक हाथ नहीं था। बच्चों, यह बात ध्यान रखना, उस लड़के का एक हाथ नहीं था। पूछने पर लड़के ने बताया कि एक कार दुर्घटना में उसने अपना बायां हाथ गंवा दिया है, लेकिन अपनी अक्षमता के बाद भी वह जूडो सीखना चाहता है। बच्चों, आप लड़के की हिम्मत देखिए कि जिसका एक हाथ नहीं है वह जूडो सीखना चाहता है। जूडो सीखने की उसकी ललक देख जूडो मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे जूडो सिखाने लगे। लड़का भी पूरी लगन से जूडो सीखने लगा। इसके बाद जूडो सीखते सीखते लड़के को 3 महीने हो गए और इन 3 महीनों में मास्टर ने उसे जूडो का केवल एक ही मूव सिखाया था। बच्चों, ध्यान देना, मास्टर जी द्वारा केवल एक ही मूव सिखाया गया था, वो भी 3 महीनों में। लड़का अच्छा कर रहा था और उसकी इच्छा थी कि मास्टर उसे और भी मूव सिखाएं। एक दिन वह मास्टर के पास जाकर बोला, मास्टर जी, आपने मुझे अब तक जूडो का एक ही मूव सिखाया है। आपको नहीं लगता कि मुझे इसके दूसरे मूव भी आने चाहिए? बच्चों, आप लड़के की बेचैनी देख सकते हैं कि लड़के को रहा नहीं गया और वह खुद ही मास्टर जी के पास जाकर बोला कि आपने अभी तक मुझे केवल एक ही मूव सिखाया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे दूसरे मूव भी सीखने की आवश्यकता है? तो देखिए मास्टर जी ने क्या कहा। इस पर मास्टर जी बोले, ये एकमात्र मूव है जो तुम जानते हो और तुम्हें बस यही जानने की ज़रूरत है। बच्चों, यहाँ इस लाइन को ध्यान रखना, मास्टर जी द्वारा बोला गया कि यही एकमात्र मूव है जो तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। इसके अलावा तुम्हें कोई भी दूसरा मूव सीखने की आवश्यकता नहीं है। लड़के को मास्टर की बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन उन पर भरोसा कर वह जूडो का प्रशिक्षण प्राप्त करता रहा। निरंतर वह जूडो सीखता रहा। कुछ महीने बीतने के बाद मास्टर लड़के को एक जूडो प्रतियोगिता में ले गए। इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला लड़के ने बड़ी ही आसानी के साथ जीत लिया। बच्चों, यहाँ ऐसा लड़का जिसके पास केवल एक हाथ है और वह पहला मुकाबला जीत गया। दूसरे मुकाबले में भी उसे कोई मुश्किल नहीं हुई और वह बड़ी ही आसानी के साथ दूसरे मुकाबले को भी
जीत गया। तीसरे मुकाबले में उसे कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उसका प्रतियोगी आवेश में आ गया। बच्चों, जब तीसरा मुकाबला हुआ तो जो दूसरा प्रतियोगी था वह अब आवेश में आ गया और अपने पैरों से उसे छकाने लगा। तब लड़के का वह एक मूव आजमाया जो उसके मास्टर ने उसे सिखाया था। उस मूव के सामने उसके प्रतियोगी ने हार मान ली। लड़का खुश भी हुआ और हैरान भी हुआ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, तीसरे मुकाबले में जो उसका प्रतियोगी था वह बराबर उस लड़के को छका रहा था अपने पैरों से, क्योंकि वह लड़का जिसको केवल एक ही मूव आता था और इसके बाद उस लड़के ने अपने उस मूव को आजमाया जो कि उसके मास्टर जी ने उसको सिखाया था और उसी मूव के द्वारा वह लड़का इस प्रतियोगिता को भी जीत गया, जिससे वह खुश भी हुआ और हैरान भी हुआ। लड़का प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच चुका था। फाइनल में उसका मुकाबला जिस प्रतियोगी से होना था वह अनुभवी और मजा हुआ खिलाड़ी था। 3 राउंड के बाद अब फाइनल प्रतियोगिता में वह लड़का पहुंच चुका था और यहाँ पर उसका सामना एक अनुभवी खिलाड़ी के साथ, एक मजे हुए खिलाड़ी के साथ होना था। लड़के के लिए मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला था। फाइनल में प्रारंभ से ही प्रतियोगी उस पर हावी हो गया। उस एक समय तो ऐसा भी आया जब रेफरी को लगने लगा कि लड़के को कहीं चोट ना लग जाए, इसलिए उसने टाइम आउट का इशारा भी कर दिया। बच्चों, क्योंकि उस लड़के के पास केवल एक ही हाथ था, तो जो रेफरी था उसको ऐसा लगने लगा कहीं दूसरा प्रतियोगी उस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उसने टाइम आउट का इशारा भी कर दिया। लेकिन वह मुकाबले को रोकने ही वाला था कि जूडो मास्टर ने बीच में आकर उनसे मुकाबला जारी रखने का अनुरोध किया। रेफरी ने यह अनुरोध मानकर मुकाबला नहीं रोका। अब बच्चों, चूंकि जूडो मास्टर द्वारा रेफरी को मना किया गया कि आप मुकाबला ना रोकें और प्रतियोगिता को जारी रखें, तो रेफरी ने भी वह अनुरोध माना और मुकाबले को लगातार जारी रखा। जब मुकाबला और आगे बढ़ा तो प्रतियोगी ने एक बड़ी भूल कर दी। बच्चों, अब जो प्रतियोगी था वह एक बड़ी भूल कर गया। लड़के को एक अच्छा मौका मिल गया और उसने अपना वही मूव आजमाया और कमाल की बात यह है कि इस मूव ने उसे मैच जिता दिया। उसी मूव के माध्यम से वह इस मैच को जीत गया और एक मजे हुए खिलाड़ी, एक अनुभवी खिलाड़ी को हरा दिया। लड़का अपनी पहली ही प्रतियोगिता का विजेता बन चुका था। जब वह मास्टर के साथ वापस लौट रहा था तो वे दोनों प्रतियोगिता के हर मुकाबले और मूव की बात कर रहे थे। लड़के ने मास्टर से पूछा, मास्टर जी, आपको कैसे पता था कि मैंने केवल एक ही मूव के भरोसे ये प्रतियोगिता जीत सकता हूँ? देखिए बच्चों, लड़के की उत्सुकता देखिए कि वह अपने मास्टर जी से पूछ रहा है कि यह आप कैसे जानते थे कि मैं केवल एक ही मूव के माध्यम से एक प्रतियोगिता को जीत सकता हूँ। मास्टर जी का जवाब देखना। मास्टर जी ने जवाब दिया, तुम्हारी जीत 2 कारणों से हुई है। पहली ये कि तुमने जूडो के सबसे मुश्किल मूव पर मास्टरी कर ली थी। बच्चों, उस लड़के द्वारा जो मूव सीखा गया था वह जूडो का सबसे मुश्किल मूव था और उस मूव में वह माहिर हो चुका था। और दूसरा क्या कारण था? दूसरी ये कि उस मूव से बचने का तुम्हारे प्रतियोगी के पास केवल एक ही तरीका था कि वह तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि
यहाँ पर दूसरा कारण दिया गया है कि जो प्रतियोगी है, अगर प्रतियोगी उस मूव से बचना चाहता है तो सामने वाले व्यक्ति का बायां हाथ पकड़ लिया जाए। लेकिन बच्चे के पास तो केवल एक ही हाथ था और वह हाथ था दायां, ना कि बायां। लड़के का बायां हाथ नहीं था। उसकी ये शारीरिक कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कहानी के अंदर कि बच्चे की एक शारीरिक कमजोरी, जो कि उसके पास बायां हाथ नहीं था, और यही शारीरिक कमजोरी उस लड़के की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, जिसके द्वारा वह एक जूडो प्रतियोगिता को जीत चुका था। देख लेते हैं कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा। कई बार हम अपनी कमियों के लिए भगवान से शिकायत करते हैं, अपनी परिस्थितियों, खुद को या अपने परिवारजनों को दोष देते हैं। उस वक्त हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी कमियां एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती हैं। बच्चों, कमियां सभी के अंदर होती हैं, बस ज़रूरत होती है हम उन कमियों को समझें और उन कमियों को अपनी ताकत बना लें। हम सब खास और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कभी ये न सोचें कि हम में कोई कमजोरी या कमी है और स्वयं में कभी भी हीनता की भावना ना लाएं। बच्चों, यदि हम अपने आप में हीनता की भावना लाते हैं तो कभी भी हम दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तो हमें हीनता की भावना को दूर करना है, वह चाहे स्वयं के लिए हो या फिर दूसरों के लिए हो। अपना कर्म करते जाएं, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सबसे पहला उदाहरण आता है उत्साह, दूसरा उदाहरण आता है विश्वसनीयता, तीसरा रचनात्मक, चौथा अनुशासन, पांचवा धीरज या फिर पेशेंस, छठवां उदाहरण आता है दृढ़ निश्चय, सातवां उदाहरण आता है मैं अन्य लोगों की भावनाओं को समझने में अच्छा हूँ। यह एक ताकत का उदाहरण है। यदि हम किसी दूसरे की भावनाओं को समझ पा रहे हैं तो यह हमारी ताकत के अंतर्गत आता है। मैं स्वयं को किसी भी नुकसान से सुरक्षित रखते हुए अजनबियों से निपटने में विश्वास रखता हूँ। और अगला उदाहरण आता है मैं घर के कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। यदि हम अपने घर के कामों में अपने माता पिता की मदद करते हैं तो यह हमारी ताकत के अंतर्गत आता है। मैं क्रिकेट बहुत अच्छे से खेल लेता हूँ। चाहे आप क्रिकेट खेलते हो या फिर किसी भी प्रकार का गेम खेलते हो या फिर कोई अन्य एक्टिविटी करते हो तो यह आपकी ताकत के अंतर्गत आता है। इसके बाद देख लेते हैं कमजोरियों के उदाहरणों को। सबसे पहला आता है शर्मीला होना या फिर सार्वजनिक बोलने में माहिर ना होना। यदि हम सार्वजनिक जगहों पर नहीं बोल पाते हैं तो यह हमारी कमजोरी के अंतर्गत आता है और हमें यह दूर करना चाहिए। आत्मविश्वास की कमी भी हमारी कमजोरी के अंतर्गत आता है। यदि हम कक्षा में प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, अपने शिक्षक से प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं तो यह हमारी कमजोरी के अंतर्गत आता है। यदि हमें अनुभव की कमी है तो यह भी हमारी कमजोरी के अंतर्गत आता है। यदि हम चीज़ों को टाल मटोल करते हैं या हम कल करेंगे या परसों करेंगे या बाद में करेंगे तो यह हमारी कमजोरी है। इसके बाद आता है जब मेरे दोस्त कहते हैं तो मैं जंक फूड का विरोध करने में असमर्थ हूँ। ऐसा क्यों भाई? यदि आप जंक फूड नहीं खाना चाहते हैं तो दोस्त कहे या कोई और नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तो यह हमारी कमजोरी है। यदि हम खुद से ही चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम किसी को दूसरे को दोस्त नहीं दे सकते। इसके बाद देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले आज हमने देखा स्वयं को जानना या फिर नोइंग योरसेल्फ। इसके बाद हम लोगों ने देखा अपनी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करना। आज के सत्र में बस इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी सत्र 2 के भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।